निशा की शादी घर के पास ही हुई थी, जिसका कारण था कि उसे अर्जुन से प्यार हो जाता है। पहले तो उसके माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी के आगे उनकी एक नहीं चली और वो इस शादी के लिए मान गए। शादी के कुछ महीने बाद उसकी माँ जानकी उससे, बेटी निशा, तेरे भाई अमन की शादी तय हो गई है, तो शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है। पास में ही रहती है तू, तो भाई की शादी के लिए जरा हाथ बटा देना। कैसी बातें करती हो माँ, ससुराल में दुनिया भर का काम होता है। अब मैं ससुराल देखूं या यहाँ का काम करूं? ना बाबा ना, मेरे बस की तो नहीं है, और मेरी सास वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, चल हम ही जैसे तैसे संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद अमन और सीमा की शादी हो जाती है और सीमा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। फिर एक दिन, माँ भाभी सेट हो गई ना ससुराल में? भाभी को बता दिया है ना, ननद पास में ही रहती है, तो ये ना समझे कि दिन के 4 चक्कर क्यों लगा रही है। अरे नहीं, मैंने तो नहीं बताया तेरी भाभी को कि तू पास में ही रहती है, क्योंकि सारी शादी में तो तू मेहमानों की तरह ही दिखी है। मैंने तो बोल दिया उसे कि उसकी सास तेज है, उसे मायके आने ही नहीं देती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी सास तो सीधी सादी है, वो तो मुझे शादी में काम न करना पड़े इसलिए मैंने मजाक किया था। वो तो अच्छे से जानती हूँ, बड़ी कामचोर है तू। जानकी समझ जाती है कि निशा ने जानबूझकर शादी में कामचोरी की थी और चालाकी दिखाते हुए काम से बच निकली थी। उस रोज निशा वहीं खाना खाती है। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ जाती है। भाभी, ये मयंक को रख लो। मयंक बेटा, ये तुम्हारी मामी है, आज से दिन में इनके पास रहने की आदत डाल लो। वैसे भाभी, सुना आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हैं, आप इसे जरा पढ़ा देना। वो क्या है ना भाभी, नई फिल्म लगी है, मैं अपनी सहेली के साथ वही देखने जा रही हूँ। और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। लेकिन दीदी, मैं तो दिन में आराम करती हूँ। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के काम और इनका टिफिन पैक करके देना होता है ना, और फिर शाम का खाना भी बनाना रहता है। ऊपर से मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब तो यही सुनना बाकी रह गया था। अरे क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अपना बच्चा कहाँ छोड़ूं? सोचा था पास में मायका होगा तो कुछ तो फायदा होगा, लेकिन नहीं, शादी होते ही सब बेटियों से बस पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। अरे ओ ड्रामा क्वीन, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और ये बता शाम को कब तक वापस आएगी? माँ, 3 घंटे में मूवी खत्म होगी, 1 घंटा मॉल घूमने में, तो 6 बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा बाय। ननद बच्चा छोड़कर चली जाती है और सीमा अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी कि वो उससे कैसे बात कर रही है। उधर निशा आराम से अपनी सहेली के साथ फिल्म एंजॉय करती है। फिर शाम को थकी हारी अपने मायके पहुंचती है, जहाँ खाने की खुशबू सूंघते सूंघते वो सीधे रसोई तक आ जाती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है भाभी? दीदी, मटर पनीर की सब्जी और सूजी का हलवा बना रही हूँ, आप भी खाकर जाइए ना, मयंक को तो खिला दिया है। अच्छा ठीक है भाभी, तुम इतना कहती हो तो खाकर ही जाती हूँ। अरे वो तुझे अपने घर भी तो जाना होगा, सास को रोटी भी तो देनी होगी ना। हाँ हाँ माँ, तुझे क्यों मेरी सास की इतनी चिंता हो रही है? अरे थकी हारी बाहर से आई हूँ, अब थोड़ी देर मायके में कमर तो सीधी कर लूँ, फिर घर जाकर काम ही तो करना है। पता है आज कितनी शॉपिंग करके थक गई हूँ मैं। लेकिन इतनी सारी शॉपिंग एक साथ, कोई फंक्शन है क्या दीदी? हाँ, वो मेरे दूर के देवर की शादी है ना, तो सब उसी के लिए, अपने लिए और घर वालों के लिए शॉपिंग करके भी आ गई। अब आपको तो पता ही है घर की शादी में कितना काम होता है ना? हाँ अच्छे से पता है, अपने भाई की शादी में तो तूने बिल्कुल मदद नहीं करवाई थी हमारी। अब बस भी करो माँ, उस बात को पकड़ कर ही बैठ गई हो। अच्छा मैं 15 मिनट अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, भाभी तुम तब तक सब्जी पैक कर दो और हलवा भी, रोटी मैं घर जाकर लगा लूंगी। जी दीदी। कुछ देर बाद निशा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सास, सीमा बहू, ये मेरी बेटी है, इसे अच्छे से जानती हूँ मैं। जब कभी तुझे इसकी मदद की जरूरत होगी ना, ये तेरे पास भी नहीं होगी। जो बेटियां दूर रहती हैं वो बेचारी कैसे रह रही होंगी। ये तो अच्छा है कि दीदी पास में ही रहती है। रहने दे बहू, ये सब कहने की बातें होती हैं। बेटियां पास रहे या दूर, वो अपने माँ बाप का सहारा होती हैं। लेकिन निशा तो बचपन से वही करती है जो उसका मन होता है, वो नहीं देखती फिर क्या सही और क्या नहीं। सीमा को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर 2 दिन बाद सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे निशा, तू सुबह सुबह? माँ, अभी बात करने का वक्त नहीं है, ऐसा करो जल्दी से लंच बॉक्स पैक कर दो। हाँ हाँ बना देती हूँ, लेकिन हुआ क्या? अरे होगा क्या, आज मेरी आंख देर से खुली, तो अब बच्चे के लिए टिफिन ना रखूं क्या? बच्चा भी क्या कहेगा कि नानी का घर पास में है, फिर भी स्कूल में भूखा रहना पड़ेगा। जानकी उसे जल्दी से खाना पैक करके दे देती है। निशा उसे स्कूल बस में बिठा देती है और वापस अपने मायके आ जाती है। तभी जानकी उससे, निशा अब तू भी अभी घर जाकर क्या करेगी?
अभी तो तेरी सास खटराटे भर रही होगी। अब तूने मेरी नींद तो खराब कर दी, इसलिए ऐसा कर, अब जल्दी से जाकर रसोई में चाय बना ले। और हाँ, अपनी भाभी के लिए भी बना देना, वो भी उठने ही वाली होगी। क्या चाय और मैं? ना माना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। बहुत नींद आ रही है, भाभी को आवाज दीजिए ना, वो बना देंगी। तभी सीमा भी वहां आ जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को जाने दीजिए, ये घर जाकर आराम कर लेंगी, चाय मैं बना देती हूँ। चाय का नाम सुनकर निशा के कदम रुक जाते हैं। भाभी, चाय बना ही रही हो तो अब मेरे लिए भी बना देना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था चाय पीने को। देखा बहू, ये ना बड़ी चालाक है, हम दोनों के लिए ये एक कप चाय का बनाकर नहीं पिला सकती। सच में मेरी ननद तो बड़ी चालाक है। मुझे तो इसने सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन जब इसका फर्ज निभाने की बात आती है तो ये चुपचाप कट लेती है। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? याद है उस दिन पानी का ग्लास मैंने तुम्हें पीने को दिया था? अरे, इस बात को 4 महीने हो गए। अरे माँ, आप छोड़ो ना ये सब, और भाभी आप जाकर चाय बना कर ले आओ। माँ का तो काम ही है हर वक्त कुड़कुड़बाजी करते रहना। सीमा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कहीं न कहीं उसकी ननद उसकी शराफत का ज्यादा ही फायदा उठा रही है, और वो अपनी सास की कही बात का सच पता लगाने के लिए, अपनी ननद की चालाकी का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो सबके साथ 2 दिन बाद निशा के ससुराल पहुंच जाती है। वो क्या है ना दीदी, हमारे यहाँ का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आज गैस एजेंसी की भूख हड़ताल है, तो उन्होंने कहा है कि गैस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए हमने सोचा आपके यहाँ ही 2-3 दिन गुजार लेते हैं, इसी बहाने साथ में वक्त भी बिता लेंगे दोनों परिवार। हाँ हाँ सीमा बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, और ऐसे में एक परिवार ही तो दूसरे परिवार का सहारा होता है। जब तक एजेंसी वालों की हड़ताल खत्म नहीं होती, तुम सब यहाँ आराम से रहो। और हाँ, अब तुम हमारे घर आई हो तो तुम सबको अब यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब सारा काम निशा अकेले संभालेगी। जैसे ये तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करती, वैसे ही अब तुम भी यहाँ कुछ काम नहीं करोगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगले 2 दिन तक निशा को ही सबके लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम करना होता, साथ ही साथ घर के बाकी काम भी करने होते, जिससे वो बुरी तरह थक जाती है। और अब वो एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती है और अपने बगल में प्याज रखकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेती है, जिससे सबको यही लगता है कि उसे तेज बुखार है। अब मुझसे तो काम नहीं हो पाएगा। हाय रे, देखो तो मेरा नसीब, 2 दिन के लिए मेरे मायके वाले यहाँ आए, लेकिन मैं उन सबको अपने हाथ का खाना भी बनाकर न खिला पाऊंगी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या मतलब भाभी? मतलब कि डॉक्टर मैडम आने वाली हैं और वो आपको ऐसा इंजेक्शन देगी कि आपका बुखार 1 मिनट में उतर जाएगा। नहीं नहीं भाभी, सुई नहीं, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। ये सब तो मैंने नाटक किया था काम से बचने के लिए। अच्छे से जानते हैं हम सब तू कितनी चालाक है, इसीलिए ये हम सब का प्लान था जो कामयाब रहा। चल अब जाकर अपनी दिल की इच्छा पूरी कर और हम सबके लिए चाय बनाकर ले आ। ये सुनते ही निशा अपना माथा पीटते हुए रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। तो वहीं बाहर सब मजे से चाय का इंतजार कर रहे थे। आ जाओ भाभी, आराम से। सुरेखा ये ले, नेक तो तूने मांगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे बिना मांगे ही दे दोगे। अब भैया, भाभी को अंदर ले आओ, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे तू भी थोड़ा आराम कर ले, हमारा नाश्ता पानी भाभी देख लेंगी। भाभी भाभी। अरे चुप हो जाओ भैया, दोनों भाभियां बहुत थक गई थी तो सो रही हैं। अच्छा, और तू नहीं थकी क्या? ओहो भैया, बस आप लोगों के लिए नाश्ता भिजवाकर मैं भी जा रही हूँ सोने। चलो अब आप यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जाओ भाभी को अंदर ले जाओ। सुरेखा के जिद करने पर विष्णु अपनी नई नवेली दुल्हन कविता को लेकर अपने कमरे में चला गया और सुरेखा उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। और फिर कुछ घंटों के बाद बहुत बढ़िया नींद आई। सुरेखा, 1 कप चाय तो पिला दे। जी भाभी, बस अभी लाई। रुको सुरेखा, चाय तो मैं भी लूंगी, पर साथ में खाने के लिए भी कुछ बना देना। वो क्या है ना, खाली चाय गैस बनाती है मुझे। जी भाभी। सुरेखा सारे काम निपटाकर थोड़ा आराम करने ही जा रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी भाभियों ने उसे नए काम बता दिए, जिन्हें वो बेचारी बिना कुछ कहे चुपचाप करने चली गई। असल में सुरेखा के माता पिता जिंदा नहीं थे और अब उसकी जिम्मेदारी उसके 3 भाइयों जयेश, रमेश और विष्णु पर थी। और सुरेखा अपने तीनों भाइयों की लाडली थी, लेकिन उसकी दोनों बड़ी भाभियां 1 नंबर की कामचोर थी, लेकिन दिमाग से बहुत चालाक थी। अपने पतियों के सामने तो वो सुरेखा को सिर आंखों पर बिठाकर रखती थी, लेकिन उनके इधर उधर होते ही उस पर ऑर्डर जमाना शुरू कर देती थी। सुरेखा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में बवाल हो। लेकिन अब घर में एक और बहू थी।
अरे दीदी, मुझे लगा आप सो रही होंगी। अब इस वक्त चाय कोई मेहमान आए क्या? नहीं नहीं, वो बड़ी और छोटी भाभी जग गई है ना, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, वैसे हैं कहाँ भाभी? मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, वो आपसे शाम को मिलेंगी आपकी मुंह दिखाई के वक्त। ठीक है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम करो, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना। कविता ये देखकर हैरान थी कि घर की इकलौती बेटी काम पर काम किए जा रही है और दोनों भाभियों को अपने कमरे से निकलने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन फिलहाल वो भी चुप रही और फिर शाम को, बिल्कुल सही कहा आंटी, बस इस हीरे को तराशने का काम अब हमें करना है। सही कहा भाभी। अब वैसे कविता, तुम किसी बात की चिंता मत करना, जैसा हम कहें बस वैसा ही करती जाना। क्यों भाई, तुम दोनों क्या इसकी सास हो? सास नहीं, पर हम जेठानियां तो है ना इसकी। इस घर के तौर तरीके तो हम ही सिखाएंगे ना इसे। पहले खुद तो सीख लो तौर तरीके, फिर इसे सिखाना। मेहमान का इतना कहना था कि नीरजा और नंदिता वहीं उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। तब सुरेखा ने बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कराया, और ये सब देखकर कविता को इतना तो समझ में आ गया कि उसे अपनी जेठानियों से क्या नहीं सीखना है। और फिर अगले दिन, वाह भाई वाह, आज आलू के पराठे तो गजब बने भाई। कविता भाभी ने बनाए हैं, और जरा ये खीर तो खाकर देखिए भैया, ये तो कमाल की बनाई है कविता भाभी ने। अब आज सारा काम इन्होंने ही किया, मुझे तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दिया। कविता, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, क्यों भैया? इतना कहकर जयेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर कविता को दे देता है, और फिर रमेश ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर जहां कविता, सुरेखा और विष्णु बहुत खुश थे, तो वहीं नीरजा और नंदिता जलकर राख हो चुकी थी। नाश्ते के बाद नीरजा के कमरे में दोनों काफी देर तक खुसुर फुसुर करती रही, और फिर उन्होंने कविता को भी उस कमरे में बुला लिया। और फिर, जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ कविता, कुछ बात करनी है तुमसे, वैसे कुछ समझाना था, अगर तुम समझना चाहो तो। कहिए ना भाभी। कविता, तुम घर के कामों में जरूरत से ज्यादा ही लग रही हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुरेखा सब अच्छे से कर लेती है। अरे पर भाभी, वो क्यों करे सारा काम, हम बहुओं की भी तो। अब हमें गलत मत समझो कविता, हम ये सब सुरेखा की भलाई के लिए कर रही हैं। तुमने देखा तो है, सुरेखा दिखने में ज्यादा सुंदर तो है नहीं। अब ऐसे में अगर घर के कामकाज भी अच्छे से नहीं सीखेगी, तब तो होने से रहा उसका ब्याह। हाँ, और नहीं तो क्या, तीनों भाई पिछले 4 सालों से जी जान से कोशिश कर रहे हैं, उसके दहेज पर सब कुछ लुटाने को तैयार है, पर बावजूद इसके एक भी जगह बात नहीं बनी। तब हमने सोचा कि रंग रूप से ना सही, पर हो सकता है कि गुणों से ही अपनी सुरेखा के भाग खुल जाए और कोई उसे पसंद कर ले। पर भाभी, अरे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ कविता, हमने कहा ना कि इसी में सबकी भलाई है। और सुनो, सुरेखा के भाइयों के सामने ये जाहिर मत करना कभी। असल में तीनों भाइयों के दिमाग में हमारे सास ससुर एक फितूर भर कर गए हैं कि सुरेखा के पैर बड़े शुभ हैं। अरे अगर इतनी ही खुशकिस्मत होती तो अब तक ससुराल ना पहुंच गई होती, अपने यहाँ मायके में ही पड़ी रहती क्या? बिल्कुल सही कहा भाभी। कविता, तुम खुद ही सोचो, आखिर जरूरत क्या है घर के कामों में खुद को झोंकने की? आराम से सारा दिन आराम करो, और जब ये लोग ऑफिस से आ जाएं तो फटाफट पहुंच जाओ किचन में, तब तक सुरेखा सब करके रखती है। और मजे की बात तो ये कि वो अपने भाइयों से कुछ कहती भी नहीं। चुप हो जा। अब कविता, तुम समझ रही हो ना जो हम कहना चाह रहे हैं? हाँ भाभी, मैं सब समझ गई। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ ना, पर सीधा अपने कमरे में जाना, रसोई में नहीं। इसके बाद कविता वहां से सीधा अपने कमरे में गई और कई घंटों तक बाहर नहीं निकली। ये देखकर दोनों बड़ी बहुओं को लगा कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, और उसकी देवरानी कविता भी अब उनकी ही टीम में है। और फिर करीब 1 हफ्ते बाद, अरे कविता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं? रुको, मैं अभी पानी मंगवाती हूँ। सुरेखा, ओ सुरेखा। रुकिए भाभी, पानी मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे घर वाले आए हैं, तुम यहाँ बैठकर सबसे बातें करो, अब सुरेखा कर लेगी सब कुछ। नहीं भाभी, आज ये सब मुझसे मिलने नहीं बल्कि सुरेखा दीदी से ही मिलने आए हैं। आप दोनों बैठिए ना, मैं बस अभी आई। नीरजा और नंदिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक तीनों भाई भी घर आ गए। और फिर भाई, जिस दिन मुझे कविता ने सारी बात बताई, मेरा तो दिल खुश हो गया। सच भैया, अपनी सुरेखा के लिए जैसा चाहा था वैसा परिवार अब जाकर मिला है। हाँ भैया, ये बढ़िया हो जाएगा, कविता का मायका सुरेखा का ससुराल हो जाएगा। वैसे भी दोनों में खूब पटती है। ये लो, सुरेखा आ गई। हाँ तो भैया, लड़की सुशील है, संस्कारी है, इस बात की गारंटी तो मेरी, बाकी सब आप देख लो। सुंदर भी है। मुझे रिश्ता मंजूर है। सुरेखा दीदी, आप भी अच्छे से देख लो, लड़का इंजीनियर है, संस्कारी है और मेरा भाई है। सुरेखा ने सर्वेश को देखा और फिर मुस्कुराकर कविता को, और फिर लो जी, इसी बात पर निकालो बालूशाही, क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगी भाभी? अब मेरा मतलब है काजी। तो इस तरह सुरेखा का रिश्ता तय हो गया, और अब वो बहुत जल्द दुल्हन बनकर अपने घर से विदा लेने वाली थी।
दूसरी तरफ उसकी दोनों भाभियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सुरेखा की विदाई के बाद अब उनकी दाल कैसे गलेगी, क्योंकि कविता से जीत पाना तो फिलहाल उन्हें नामुमकिन ही लग रहा था।